सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के भविष्य। तो नेशनलिज्म इन इंडिया चल रहा है, बहुत कुछ लिख दिया है मैंने। ऐसा लग रहा है कि पूरा मतलब भर ही दिया, इतना सारा कौन लिखता है यार। पर मानो मेरी बात, इतना बड़ा टॉपिक है ना, ठीक है, बहुत सारा कुछ है उसके अंदर। मैंने उसका मुश्किल से 20 से 30% लिखा है, ठीक है, और वो 20 से 30% में अपन सब कुछ समझ लेंगे। आपको अपने नोटबुक में बनाना है तो इस तरह का नोट बना लो, क्योंकि सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन टेक्स्ट बुक तो रीड करनी पड़ेगी, ठीक है, टेक्स्ट बुक तो रीड करनी पड़ेगी। समझ में आया? क्योंकि टेक्स्ट बुक में बहुत कुछ डिटेल्ड रहता है। तो कई बार ऐसी चीज़ें रीड करने से दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं, स्टोरी टाइप चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। वैसे तो मैं सब चीज़ कवर ही कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको एक बार टेक्स्ट बुक रीड करना चाहिए, इट इज़ अ गुड हैबिट। तो लेट्स मूव टू द टॉपिक। क्या है आज का टॉपिक? हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। टॉपिक है बुक में कि हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। तो पूरा एक्चुअली सिविल डिसोबीडियंस के अंदर ही चल रहा है ना, तो वहां पर खाली द मूवमेंट लिखा है, तो मेरे को तो भाई क्लियर करना पड़ेगा। ओके, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पार्टिसिपेंट्स कैसे देख रहे थे, जो उसके मेंबर्स थे, जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो लोग उससे जुड़ रहे थे, वो उस मूवमेंट को कैसे देखते थे। जाहिर सी बात है, कई तरह के लोग, कई तरह का नजरिया। वो कहते हैं ना, जिस रंग का चश्मा पहनोगे दुनिया वैसी ही दिखेगी। तो वैसा ही कुछ था, लोगों ने कैसे कैसे रंग के चश्मे पहने थे, और उस रंग के चश्मे से उनको ये मूवमेंट किस तरह का दिखता था, इस मूवमेंट से उनकी क्या उम्मीदें थी, इस मूवमेंट में वो क्यों जुड़ रहे थे, ये सारी चीजें हम इसके थ्रू देखेंगे। अलग अलग क्लासेस के लोग किस किस मोटिव से जुड़े थे मूवमेंट से, वो देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं रिच पेजेंट्स। रिच पेजेंट्स मतलब जो अमीर किसान थे, जो ज्यादा पैसा कमा लेते थे, ठीक है। वो लोग क्या थे, उनको क्या चाहिए था इस मूवमेंट से? उनके हिसाब से प्रॉब्लम थी हाई रेवेन्यू, ठीक है। डिप्रेशन आया हुआ था उस टाइम पर, 1930s के आसपास की बात है। डिप्रेशन जब आया था तो उस डिप्रेशन में बहुत नुकसान हुआ था। डिप्रेशन मतलब आदमी डिप्रेशन नहीं, इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था, ठीक है। तो बहुत सारे लॉसेस हुए थे, तो लोग जो थे वो रेवेन्यूज पे नहीं कर पाते। जो टैक्सेस वगैरह लगा रखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो पे करने में प्रॉब्लम थी। तो इनको ये चाहिए था कि वो रेवेन्यूज या तो बहुत कम कर दिया जाए या तो माफ कर दिया जाए, ठीक है। इस तरह की लोगों की उम्मीद थी रिच पेजेंट्स की, क्योंकि उनका इतना नुकसान हुआ था कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू पे सच हाई रेवेन्यूज। सो दे डिमांडेड दैट दोज रेवेन्यू शुड बी आइदर वेव्ड ऑफ और मस्ट बी रिलैक्स्ड, मतलब थोड़ा लोअर लेवल पर ले आया जाए। तो उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था? फाइट अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। उनके लिए स्वराज का मतलब यही है कि जो ज्यादा रेवेन्यू के खिलाफ की जो जंग है, दैट इज स्वराज। 1931 में मूवमेंट को गांधी जी ने बंद कर दिया, आपने देखा ही है ना। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहले एक बार बंद किया, और उसके बाद जाकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आए, वो फेल हो गया। तो फिर दोबारा उन्होंने मूवमेंट को स्टार्ट करने की कोशिश की, है ना। तो जब 1931 में गांधी जी ने वो वायलेंस के बाद से अचानक से मूवमेंट बंद कर दिया, और उस टाइम कोई रेवेन्यू के ऊपर कोई डिसीजन नहीं आया था, गांधी जी ने मूवमेंट बंद कर दिया। तो जब दोबारा गांधी जी ने वापस मूवमेंट लॉन्च किया, तो इन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। नहीं भाई, कोई मतलब नहीं है। गांधी जी जब मन में आता है मूवमेंट बंद कर देते हैं। हमको इतनी उम्मीदें थी गांधी जी से, हम इतने मूवमेंट में जुड़े थे, लेकिन मूवमेंट ही बंद कर दिया, ठीक है। तो दोबारा क्या हुआ कि लोग उससे मूवमेंट से दोबारा नहीं जुड़ पाए, ठीक है। 1931 तक जितना एक्साइटमेंट था सब 1931 में ही खत्म हो गया। ओके, फिर बात करते हैं पुअर पेजेंट्स की। तो अमीर जो पेजेंट्स थे, अच्छा इसमें स्पेशली लिखा हुआ है पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ यूपी, ठीक है। तो वो पेजेंट कम्युनिटी है और रिच हुआ करती थी। इसका मतलब ये नहीं कि आज भी रिच होगी, वैसे आज भी बहुत लोग रिच होते ही हैं, ठीक है, पर उसमें आजकल वो कम्युनिटी के हिसाब से रिचनेस नहीं होता, दैट इज बेस्ड ऑन द वर्किंग एंड अर्निंग, राइट। तो चलते हैं पुअर पेजेंट्स की बात करते हैं। लोअरिंग रेवेन्यू प्लस रेमिटेंस ऑफ रेंट। इनके लिए रेवेन्यू का तो प्रॉब्लम था ही, साथ ही साथ इनके लिए रेंट का भी एक प्रॉब्लम था। रेंट का प्रॉब्लम मतलब ये लोग गरीब थे, इनके पास खुद की जमीनें नहीं होती थी, तो ये दूसरों की जमीनों पे काम करते थे भाड़े से, ठीक है। उनके लिए जमीन रेंट पर लेते थे उनकी अमीरों की, और उसमें खेती करते थे कि जितना हमारा अनाज उगेगा उस हिसाब से हम बेच के आपको आपका रेंट पे कर देंगे, जमीन का रेंट वापस कर देंगे आपको, ठीक है। तो इनके लिए प्रॉब्लम क्या थी भाई? देखो, डिप्रेशन का असर तो सब पे होना है, ठीक है। तो इनको टैक्स का प्रॉब्लम था, तो टैक्स का प्रॉब्लम इनको भी था, लेकिन इनके पास खुद की जमीन होती थी, तो इनको जमीन का भाड़ा तो नहीं देना पड़ता था, लेकिन ये बेचारे गरीब थे, इनको तो जमीन का भी भाड़ा देना है। तो इनके लिए दो प्रॉब्लम थी। तो इनके लिए इनकी डिमांड क्या थी कि रेवेन्यू भी कम कर दिया जाए, साथ ही साथ इनका जो रेंट है, जो फसल फेल हो गई है तो रेंट तो दे नहीं पाएंगे, तो रेंट भी माफ कर दो, ऐसी इनकी डिमांड थी। तो समझ जाओ कि इनके लिए स्वराज का मतलब क्या है? फाइट अगेंस्ट रेवेन्यू एंड फाइट अगेंस्ट रेंट, ओके, ठीक है। अब कांग्रेस वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन।
इसके थ्रू ना ये जो पुअर पेजेंट्स थे, ये लोगों ने भी कई बार मूवमेंट्स किए रेंट माफ करने के लिए, और इस चीज़ के लिए कई पार्टियां इनसे जुड़ी भी, कुछ कम्युनिस्ट, कुछ सोशलिस्ट, ऐसे ऐसे तरह के लोग इनसे जुड़े। लोगों ने इनको भरोसा दिलाया कि हम आपकी मूवमेंट के लिए लड़ेंगे, आपको साथ लेके चढ़ेंगे, आपकी डिमांड पूरी करवाएंगे। लेकिन हुआ कुछ नहीं, सब ने इनका बस फायदा ही उठाया, तो कुछ नहीं हुआ। ये लोग कई मूवमेंट से जुड़े लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। तो ये लोग इस मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्यों जुड़े थे? क्योंकि उनको ऐसी उम्मीद थी कि ये मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा ना गांधी जी ने बहुत से लोगों के कंबाइंड वो लिए थे, है ना, बातें रखी थी, एक पूरा कंबाइंड लेके लेटर भी दिया था किसको किसको, इरविन को, है ना। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस की थी अपन ने। तो वही चीज़ें इनको लगी कि गांधी जी का मूवमेंट अगर सक्सेसफुल हुआ तो हमारे रेंट वगैरह भी माफ हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस जो थी मेन, तो गांधी जी तो एक ही थे ना, सब जो उनके साथ जो चेले चपाटी थे वो तो सब तो कांग्रेस वाले थे। तो उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम थी, वो लोग नो रेंट कैंपेन के खिलाफ थे कि नहीं यार ये क्या बात हो गई, आप माफ़ करवा लो, कुछ टाइम के लिए डिले करवा लो या कम करवा लो, आप पूरी तरह से बंद करने के लिए, रेंट खत्म ही कर देने के लिए बोल रहे थे, वो कैसे होगा? तो जिस बेचारे ने तुमको जमीन दी है उसने भी तो कुछ उम्मीद से दी थी, उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो इनको ये था कांग्रेस को कि भाई रेंट माफ नहीं किया जाएगा, हम रेंट माफ वाले को अपने स्ट्रगल में नहीं जोड़ेंगे, बाकी चीजें आपकी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कांग्रेस की बात। तो कांग्रेस इस चीज को इंक्लूड नहीं करना चाहती थी, इस वजह से पुअर पेजेंट्स का कांग्रेस के साथ जो रिलेशन था वो थोड़ा खराब हो गया, खट्टास आ गई रिलेशन में, है ना, कहते हैं रिश्तों में खटास आ जाना। ओके, तो ये रिच पेजेंट्स की बात कर ली अपन ने, पुअर पेजेंट्स की बात कर ली। लेट्स मूव टू बिजनेस क्लास, बिजनेस करने वाले लोग। ठीक है, तो उस टाइम बिजनेस करने वाले लोगों का क्या प्रॉब्लम था? दे अपोज्ड कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज। अच्छा, बुक में ये भी लिखा हुआ है वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम हमारे जो बिजनेसमैन थे ना इंडिया के, वो लोगों ने बहुत पैसा कमा लिया। ठीक है, काफ़ी लोग अच्छा रेवेन्यू कमा के एक अच्छे पोजीशन में आ गए थे। वो चाहते थे अपना बिजनेस और बड़ा करना और फैलाना। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज थी जो इंडियंस को बिजनेस एक्सपांड करने से रोकती थी। ठीक है, क्योंकि इनका क्या काम था भाई, ये हमारा ही रॉ मटेरियल अपने देश में ले जाते थे, वहां से फिनिश्ड गुड बनाकर लाते थे और यहां महंगे दामों में बेचते थे। तो वो ये प्लस और भी देशों में इनकी कॉलोनीज थी, है ना, इनका एक ही जगह इंडिया में खाली थोड़ी ना कॉलोनी था, और भी देशों में इनकी कॉलोनीज थी। तो वहां से भी सामान ला के इंडिया में महंगे दामों में बेच के अच्छा खासा पैसा कमाते थे। अगर इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएंगे, इंडिया में सामान बहुत ज्यादा बनाने लग जाएंगे, तो अंग्रेजों का सामान नहीं बिकेगा। इसलिए ये लोग इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को जल्दी ग्रो नहीं होने देते थे, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखते थे। तो इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का जो इंडस्ट्री चलाने वाले लोग थे, उनके लिए क्या प्रॉब्लम थी, वो चाहते थे कि जो कॉलोनियल पॉलिसीज, इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जो हमारे बिजनेस को रिस्ट्रिक्ट करती हैं, इन पॉलिसीज को हटाया जाए। इन पॉलिसीज के खिलाफ इनकी जंग थी। ठीक है, प्लस प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट एंड रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट्स। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट, जो इतना सारा इंपोर्ट आ रहा है, जो चीज हम यहां बना रहे हैं, ठीक है, वही चीज तुम दूसरे देशों से लूट लाट के इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, और यहां बेच रहे हो, तो हमारा नुकसान करवा रहे हो। तो इनको ये था कि जो इंपोर्ट आ रहा है उसके ऊपर रोक लगे। ठीक है, उसके अगेंस्ट में हमको प्रोटेक्शन मिले। प्लस रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो, एक्सचेंज रेशियो समझते हो ना, एक करेंसी को दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करो तो कितना बनता है, देखा है ना, $1 इज इक्वल टू 72 रुपीज 73 रुपीज, इस तरह का जो चलता है। तो वो चीज कि एक एक्सचेंज रेशियो डिसाइड किया जाए। ठीक है, इस तरह का एक्सचेंज रेशियो डिसाइड हो जाएगा तो ये जो आप इंपोर्ट करते हो ना, उसकी वजह से हमारा जो नुकसान है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर एक्सचेंज रेशियो होना चाहिए जो उस टाइम पर नहीं था। तो ये लोग चाहते थे कि एक अप्रोप्रिएट एक्सचेंज रेशियो बनाओ हमारे रुपीस का और स्टर्लिंग का। ठीक है, जो वहाँ की यूरोप वगैरह चलाते थे जो करेंसी, उनके एक्सचेंज रेशियोज क्लियरली स्पेसिफाई कर दिए जाएं। ठीक है, ताकि हमको पता चले क्या लॉस क्या नुकसान सब कुछ हम क्लियरली देख सकें, जिसकी वजह से इंपोर्ट पर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। फिर बात करते हैं इंडियन इंडस्ट्रियल कांग्रेस 1920। अच्छा, इन चीज़ों को, ठीक है, इनकी ये डिमांड्स वगैरह थी, इस तरह का इनका सोचना था कि हमको ये सब करना है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके लिए इन्होंने अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ एजेंसीज सेटअप की खुद। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने मिलके, उसी में से एक एजेंसी सेटअप की हुई थी इंडियन इंडस्ट्रियल कांग्रेस। ठीक है, कब सेटअप हुई है? 1920 में। और ऐसी ही एक और एजेंसी सेटअप की इन्होंने, कैसी, क्या नाम था इसका? फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, FICCI। इसके बारे में आप भी आज भी बहुत कुछ आप न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे। ठीक है, तो ये उस टाइम सेटअप की गई, कब? 1927 में। 1920 में IIC, इंडियन इंडस्ट्रियल कांग्रेस, IIC, ICC नहीं, ठीक है,
तो ये सेटअप हुआ 1920 में और FICCI सेटअप हुआ 1927 में। ये क्यों सेटअप हुआ था? जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे इंडियन, वो लोग आपस में मिलकर जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उनको डिस्कस करते थे, उसके सॉल्यूशन पे वर्क करते थे, ठीक है। मिलकर रहेंगे, संगठन में शक्ति होती है, बोला है ना वो एक स्टोरी सुनी होगी आपने, किसान वाली, एक एक लकड़ी दी थी तो तोड़ दिया था बच्चों ने, फिर सबको बंडल बना के दिया तो नहीं तोड़ पाए। तो वो स्टोरी से लोग ज़्यादा इंस्पायर हो गए थे, तो इसलिए इस तरह का एक पूरा संगठन बनाया इन्होंने कि हम आपस में मिलकर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, आपस में एक दूसरे को हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ओके, देन कुछ लीडर्स के नाम दिए, GD बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। ये दो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस टाइम के। ये लोगों ने ज़्यादा बढ़ चढ़ के रोल लिया था किसमें? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। उसमें पार्टिसिपेशन में इन दोनों जन का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जब मूवमेंट से जुड़े, ठीक है, तो उनकी ये सारी डिमांड थी, ठीक है। इनके मूवमेंट से जुड़ने से एक बहुत बड़ा फायदा क्या था पता है मूवमेंट को? कि मूवमेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता था। देखो ये बिजनेसमैन है, ये बहुत पैसे वाले लोग हैं, तो ये मूवमेंट में जहां जहां पैसों की जरूरत पड़ती थी वहां पर ये लोग पैसे का सपोर्ट देते थे। सपोज लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है प्रोटेस्ट के लिए, वहां उसके लिए पैसा खर्चा करना, लोग घर बार छोड़ के इतने दूर अगर प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं तो उनके खाने पीने का अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट, या बहुत सारे खर्चे होते हैं ना यार, अब एक एक चीज़ क्या बताऊँ आपको। तो इस तरह के जो भी खर्चे हैं उन सब खर्चों के पीछे ये लोग पैसा लगाते थे, तो एक सपोर्ट मिल जाता था अच्छा खासा मूवमेंट को, ठीक है। तो इनका जुड़ना फायदेमंद तो था मूवमेंट के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का फेलियर हुआ। जब गांधी जी गए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, फर्स्ट तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, वो जब फेल हो गया तो इन लोगों का ना थोड़ा भरोसा डगमगा गया कि नहीं यार ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया। फिर उससे क्या हुआ, इनको ये लगा कि अभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हुआ है तो प्रॉब्लम्स होंगी, लोग भड़केंगे, ठीक है, लोग रस्तों पे उतरेंगे, अब फिर से वायलेंट एक्टिविटीज होने लगेंगी, मतलब मिलिटेंट एक्टिविटीज हो सकती है, ठीक है। मतलब जो ये अंग्रेज को पकड़ टीप टाप के बराबर धोधा दिया, इधर मारपीट कर दिया, पुलिस स्टेशन जला दिया, ऐसा जला दिया। तो ये सब चीज़ों से क्या होता है कि जब इस तरह से चीज़ें होंगी तो वो भी लोग, अंग्रेज भी बहुत ही खतरनाक तरीके से अपोज मतलब एक्शन लेंगे, रिस्ट्रिक्शंस डालेंगे, और उस चक्कर में क्या हो कर्फ्यू वगैरह इंपोज करेंगे, तो बिजनेस एक्टिविटी को नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। अब यार देख लो आज ही लॉकडाउन लगा हुआ है तो बिजनेस को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो वही चीज़ थी कि उनको ये डर था कि अब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया है, अभी भी हम अगर मूवमेंट से जुड़े रहे, मूवमेंट को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की तो मिलिटेंट एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से बिजनेस में प्रॉब्लम होगी और बिजनेस ठप हो जाएंगे। तो इसलिए इन लोगों को डर था इस चीज़ का, तो ये लोग थोड़ा थोड़ा ढीले पड़ गए मूवमेंट में जुड़ने से, ठीक है, धीरे धीरे साइड होने लग गए, ठीक है। तो ये हो गए बिजनेस क्लास की बात। फिर आती है इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। ये इंडस्ट्री के मालिक लोग और ये इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, ठीक है। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास का क्या प्रॉब्लम था वो भी देख लेते हैं अपन, किस तरह से इन्होंने मूवमेंट को देखा, किस तरह से मूवमेंट से जुड़े। डिड नॉट पार्टिसिपेट इन लार्ज अमाउंट एक्सेप्ट इन नागपुर। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने इस मूवमेंट से ज्यादा अपने आप को नहीं जोड़ा। खाली नागपुर एक ऐसा रीजन था जहां ज्यादा अमाउंट में लोग जुड़े मूवमेंट से, लेकिन बाकी हिस्सों में इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास इस मूवमेंट से ज्यादा संख्या में नहीं जुड़ा, ठीक है। क्यों नहीं जुड़ा भाई? सिंपल सी बात है, देख रहे हो यार, इनकी प्रॉब्लम क्या थी कि इनको कम पगार मिलती थी, इनकी जो वर्किंग कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी, जहां पर ये लोग काम करते थे वो एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होता था, सिक्योरिटी नहीं होती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, ऊपर से इनकम भी कम थी। तो इन लोगों को ये चाहिए था कि वेज बढ़े, वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव हो, ठीक है। अब ये चीज कौन करके देगा इनको? बिजनेस क्लास वाले जो इंडस्ट्री के मालिक हैं। तो इनकी जो डिमांड्स थी वो इनके अगेंस्ट थी, है ना। तो अगर ये लोग उस मूवमेंट में जुड़े हैं तो इनकी डिमांड क्या वहां सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी, समझ रहे हो। मैं इंडस्ट्री में काम करता हूं, मुझे चाहिए ज्यादा सैलरी, मुझे चाहिए अच्छी वर्किंग कंडीशन। मेरा मालिक अगर मुझे अच्छी कंडीशन देना चाहता, अच्छी सैलरी देना चाहता, तो मुझे किसी के पास प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत थी? वो मुझे दे देता, मैं उससे बोलता सर पगार बढ़ा दो, ऐसा यार क्या, सेफ्टी हेलमेट दे दो एक, ठीक है, मास्क वास्क भी दे दो, घर आने जाने के लिए, कोरोना का वायरस फैल गया है। तो भाई अगर मान जाता तो अच्छी बात है, नहीं मानेगा तो मैं प्रोटेस्ट करूंगा ना, नहीं माना तो ही तो मैं प्रोटेस्ट करूंगा। तो मैं मूवमेंट से जुड़ा, मैं जुड़ना तो चाहता था मूवमेंट से, लेकिन प्रॉब्लम यह था कि मेरा मालिक भी उसी मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। तो जब वो मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, वो मूवमेंट में पैसे खर्चे कर रहा है, तो उसकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी ना, मेरी बात तो नहीं सुनी जाएगी, इसलिए मैं मूवमेंट से जुड़ूंगा ही नहीं, समझे। तो ये बात हो गई। तो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास इसीलिए नहीं जुड़ा क्योंकि उसमें बिजनेस क्लास के लोग ऑलरेडी जुड़े हुए थे, ठीक है। कई जगहों पर लोग जुड़े भी, लेकिन सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन था, अलग अलग मुद्दों पर प्रोटेस्ट होता था। तो ये लोग कुछ सिलेक्टेड मुद्दों पर प्रोटेस्ट करते थे और सिलेक्टिव तरीके से करते थे, जैसे कि फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करना हो, ठीक है, या वो दारू वारू के अड्डे को घेरना हो, या ऐसी कोई चीज़, ठीक है। उन चीज़ों में ये लोग
एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे, बाकी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। फिर कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज पार्ट ऑफ स्ट्रगल। एक प्रॉब्लम और थी कि इनकी जो डिमांड थी भाई वेजेस बढ़ाओ और वर्किंग कंडीशन इंप्रूव करो, ठीक है। तो वो सारी डिमांड को ये लोग कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो मूवमेंट से नहीं जोड़ना चाहते थे। मूवमेंट की कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स थी, इनका ये चाहिए था, इनको ये चाहिए था कि हमारी जो डिमांड्स है उनको उस मूवमेंट की डिमांड्स में इंक्लूड कर दिया जाए। कांग्रेस इस चीज़ को नहीं चाहती थी कि इससे क्या होगा कि भाई ये नाराज हो जाएंगे और इनकी सारी बातें मान लोगे तो ये नाराज हो जाएंगे, तो दोनों का बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए, ये प्रॉब्लम थी। तो इसलिए इनकी कुछ डिमांड ऐसी थी जो ये लोग चाहते थे कि मूवमेंट से जुड़े, वो कांग्रेस मूवमेंट में जोड़ना नहीं चाहती थी। उनको तो जोड़ना चाहती थी पर एक कॉमन एजेंडे के लिए, उनके पर्सनल कुछ एजेंडेस के लिए नहीं। तो इस वजह से ये लोग कांग्रेस से थोड़ा नाराज थे, इसलिए धीरे धीरे इन लोगों ने भी मूवमेंट का साथ छोड़ दिया, ठीक है। अब इन सब के बाद, ठीक है, सबसे नीचे मैंने एक लिख दिया है, वैसे ही बेचारा हमारे देश में या हमारे देश ही क्या दुनिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, इनको लास्ट में ही पूछते हैं, लेकिन भाई इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट में इसीलिए रखा है क्योंकि स्पेशली डिस्कस करूं। देख रहे हो ना, आई गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू वुमेन, ठीक है। ये सब थोड़ा थोड़ा सा करके बनाया तो स्पेशली सबसे लंबा वाला बनाया है, ओके। तो वुमेन जो थी, वुमेन का क्या हुआ देखो भाई, मूवमेंट में कैसे जुड़ी। लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में तो औरतें बहुत बढ़ चढ़ के औरतों ने हिस्सा लिया, सॉल्ट बनाना वगैरह वगैरह, ठीक है, जहां जहां सॉल्ट बनाना होता था, फिर ये लिकर शॉप्स को घेर लेना, ठीक है, फिर फॉरेन क्लोथ्स के बॉयकॉट में या जो भी हो, हर तरह से औरतों ने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया पूरे जोश के साथ, ठीक है। ये गांधी बापू को तो अपन एकदम मतलब हीरो बना के मानेंगे, अपन भी एकदम दिखाई देंगे अंग्रेजों को कि हमारे अंदर भी कुछ है, ठीक है, एकदम लक्ष्मीबाई टाइप। एक्टिव रोल तो था औरतों का, बट उनकी जो पोजीशन थी ना जो समाज में, वो चेंज नहीं हुई, ठीक है, कि मतलब यार ठीक है आप अच्छा कर रही हो, गुड, वेरी गुड, बट आपको कुछ बड़ा लीडरशिप नहीं दे सकते, समझे। वो औरत बेचारी घर बार छोड़ छाड़ के, काम काज छोड़ के मूवमेंट में जुड़ी है, एक्टिवली सब कुछ काम कर रही है, लड़ाई को सपोर्ट कर रही है, और उसके बावजूद भी आप उसको एक सही पोजीशन नहीं दे रहे हो, उसको जो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए वो रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है, ये प्रॉब्लम हो रही थी, समझे। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन तो था औरतों का, बट उनका जो पोजीशन था वो वही का वही रहा, वो चेंज नहीं हुआ। गांधी जी खुद बिलीव करते थे कि जो औरतें हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है कि वो एक अपने घर को अच्छे से संभाले, घर गृहस्थी को बहुत अच्छे से संभाले, अपने बच्चों को अच्छे से देखें, पति का ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें, ठीक है, घर को अच्छे से संभालना यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है वुमेन की। गांधी जी का ऐसा मानना था, मूवमेंट में भी जुड़ते थे, लेकिन उनका ये था कि जो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन की, दैट इज टू लुक एट हर हाउस होल्ड, ठीक है, अपना हाउस होल्ड संभाले, ओके। कांग्रेस भी ऐसी ही थी भाई, कांग्रेस की बिलीफ ये था कांग्रेस का कि औरतों को जोड़ते थे मूवमेंट से, लेकिन कोई अथॉरिटेरियन पोजीशन, जैसे जिस पोजीशन में उनके पास कुछ अधिकार हो औरतों के पास, ऐसे पोजीशन पर किसी औरत को बिठाने से ये लोग झिझकते थे, रिलक्टेंट थे, ठीक है, इनका मन नहीं मानता था, नहीं यार औरतें कहाँ हैंडल कर पाएंगी यार इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन, ठीक है। अभी आज तो वैसे औरतें बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन हैंडल कर रही हैं, फाइटर पायलट्स बन चुकी हैं, देखा होगा आपने, और बहुत कुछ है। तो उस टाइम कांग्रेस जो थी इस चीज़ को लेकर थोड़ी झिझक में थी कि औरतों को एक अच्छी पोजीशन, मतलब अथॉरिटी वाली पोजीशन देने से डरते थे ये लोग। तो ये सारी बातें हो गई मूवमेंट की, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कैसे कौन सी क्लास के लोग किस तरह से जुड़े, क्या क्या उन लोगों की प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, इसका एक कंक्लूजन क्या निकलता है कि अलग अलग क्लास के लोग पहले तो मूवमेंट से जुड़े, ठीक है, लेकिन लोगों का अपना अपना कुछ मोटिव था, है ना, और वो मोटिव पूरा ना होने पर लोग धीरे धीरे मूवमेंट से अलग हो गए, ठीक है। एक जो कॉमन मोटिव था कि आज़ादी पानी है, वो तो कहीं साइड में चला जाता था, समझ रहे हो, हमको अंग्रेजों को देश से निकाल के भगाना है, वो मोटिव साइड में हो जाता था, सबका अपना मोटिव सामने आ जाता था। यही तकलीफ थी हमारे देश की, और ये सिर्फ इन वर्षों में नहीं थी, ठीक है, इन वर्षों में नहीं थी, ये तो 150-200 साल से चला आया, तभी तो इतनी लंबे समय तक अंग्रेजों ने हमको परेशान करके रखा। तो ये सारी चीज़ें थी भाई, ठीक है, इसलिए कहते हैं थोड़ा जब बात देश की आ जाती है ना, तो अपने पर्सनल बेनिफिट्स, पर्सनल दुश्मनी सब कुछ भूलकर थिंक अबाउट योर नेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इसी सोच के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो अपने देश की चिंता करो, अपनी भी करो, पहले देश की करो। तो टिल देन बाय, जय हिंद।